गांधी जी का कहना था कि गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, गांव शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा। और कुछ ऐसा ही माहौल दिखता है जहानाबाद के सुल्तानी पंडुई में, जहां पे शिक्षाविद और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एसपी सिंह साहब मौजूद हैं और अनुभव सिंह जी जो संयोजक हैं विद्यालय के, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कितनी मुश्किलें आ रही है सर। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में 2014 में मैंने इसको स्थापित किया था और मेरी सोच ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को कम खर्चे में शिक्षा में उपलब्ध कराऊं। लेकिन अभिभावक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है कि सोचते हैं कि ये तो स्कूल यहाँ पर खोल दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने खोला है और इनको जिस ढंग से इनको हम मोटिवेट करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन मैं इसके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मेरी जो भी क्षति हो मैं धैर्यता के साथ विद्यालय का संचालन करता हूँ। तो किस तरह की यहाँ शिक्षा उपलब्ध है आपके विद्यालय में, ताकि जो शहरी क्षेत्र में जो एक लोगों का अट्रैक्शन है ग्रामीण लोगों का कि शहर में जो स्कूल है वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा होती है और ये ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, तो यहाँ जो है कुछ कम होगा, या इस मामले में क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात है कि बहुत अभिभावकों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा शहर में पढ़ रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप सोचें कि शिक्षा का जहाँ भी स्थान होना चाहिए, जहाँ पर मर्मरिंग नहीं हो, शांति स्थल होना चाहिए। जैसे ही आप देख लीजिए नेतरहाट का विद्यालय, जो भी अच्छे अच्छे सैनिक स्कूल हैं वो एक जंगल में ही है। देहरादून में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी मैं देखा हूँ कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को देखा हूँ, दून स्कूल को देखा हूँ। देखता हूँ कि वहाँ पर किसी प्रकार का पॉल्यूशन है नहीं, कोई न्यूसेंस नहीं है और बहुत ही शांति ढंग से वहाँ का इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ते हैं। और मेरी सोच भी यही थी कि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहर को छोड़ करके मैं ग्रामीण क्षेत्र को चुना जहाँ मेरा जन्म स्थान भी है। और जन्म स्थान रहने के कारण मेरी सोच ये हुई कि हम इस विद्यालय का संचालन एक अच्छे ढंग से करें जिससे ग्रामीण लोगों को कम खर्चे में अच्छी शिक्षा मिल कितना सके। अंतर है खर्च में सर? खर्च में तो काफ़ी का अंतर है। जितने अभिभावक लोग बताते हैं कि सर जितना मेरा जहानाबाद में बच्चे ट्रांसपोर्ट से जाएंगे उतना में मेरा बच्चा यहाँ पढ़ लेगा। कुछ अभिभावकों की सोच ये है, लेकिन कुछ अभिभावक सोचते हैं कि नहीं, सर को जितना हम परेशान करें। फीस देने में भी लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि वो समझते हैं कि अगर हर एक पूरे भारतवर्ष में 1 से 10 तारीख तक विद्यालय की नोटिस जाती है कि शिक्षण शुल्क आपको ये स्कूल में दे करना है। लेकिन इनकी मानसिकता क्या है, ये सोचते हैं कि 1 महीना के बाद 10 तारीख जब होगा तब मैं इसका रिपे करूँगा। लेकिन बहुत अभिभावक जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो लिटरेट हैं, उनमें समस्या नहीं होती, इस बात को समझते हैं और वेल इन टाइम जो है इसका भुगतान करते हैं। सरकार भी बहुत शिक्षा के प्रति गंभीर रहती है, जैसा कि सरकार का कहना होता है सभी स्कूल में बहुत तरह की व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर फ्री शिक्षा वगैरह, फिर भी ये सुधार नहीं दिखता है, लोग सरकारी स्कूल के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उसका मूल कारण यह है कि सरकारी स्कूल की कितनी भी व्यवस्था हो जाएगी लेकिन उसका बेस ही बड़ा कमज़ोर है। सबसे बड़ी पहले चीज़ है कि वहाँ के शिक्षकों की जो क्वालिटी है बड़ा ही पुअर है। आप भी देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं, व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आता है मैं देखता हूँ, बड़ा सर्च करता हूँ कि कैसे इन लोगों की बहाली इस स्कूल में हो गई है। हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बड़ा अफसोस होता है। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना करेंगे कि जो प्राइवेट संस्थान है, आपके हाल में ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे जितना भी प्राइवेट स्कूल है उनकी शिक्षा बहुत ही अच्छी है, उन्होंने भी प्रशंसा किया है। ये जो नई शिक्षा जो आ रही है, नई शिक्षा तो जिसमें 12th बोर्ड कर दिया गया है, तो इससे क्या नुकसान होगा अभिभावकों को या बच्चों को, या क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा यह होगा कि समय जो है सो कुछ बढ़ा है, जब समय बढ़ा है तो इसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्या किया है सरकार ने? 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है, उसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को हुई है, समझे ना। और इसमें किया है क्या कि 5+3+3+4
इट मीन्स 5 जो है 3 वर्ष आंगनबाड़ी में रहना है, सरकार की जो नीति है, और 2 वर्ष जो है 1+2 जो है उनको जो प्राइमरी स्कूल में रहना है। इसके बाद जो है आगे की पढ़ाई उनकी चलेगी। तो ये 2 वर्ष तो गैप हो जाएगा, 2 वर्ष तो ज़्यादा लोड होगा अभिभावकों को। तो हाँ, लोड तो होगा, लेकिन सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी नीति है, और इसमें बेसिक जानकारी जो बच्चा चाहता है, सरकार की ये नीति भी तो है कि बच्चा जिसके ऊपर जिस चीज़ के ऊपर आकर्षित होता है विद्यालय उसके अनुसार उसको जो है सो शिक्षित करे। मतलब इससे बहुत बड़ा फायदा होगा लोगों को इसमें नहीं। तो बहुत बड़ा फायदा होगा ये नई शिक्षा नीति के लागू होने से। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की मुश्किलें हैं, हमारे डायरेक्टर एसपी सिंह ने बताया कि किस तरह से अभिभावक ब्लैकमेल तक करते हैं। उनमें एक ख़ास अट्रैक्शन होता है कि शहर के स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वही चीज़ सब कुछ मिलता है। इसके बावजूद उनको लगता है सिर्फ जो है एक नाम का भी एक आकर्षण ख़ास है। अब हम बात करेंगे साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के जो संयोजक हैं अनुभव सिंह से। आइए अनुभव सिंह से बात करते हैं। तो बहुत कम उम्र में शिक्षा को एक नया मकाम दिलाने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे बीच मौजूद हैं अनुभव सिंह जी, जो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो मुश्किलें होती है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाने में, कैसे इससे आपका दो चार होता है, तो कितनी मुश्किलें होती है अभिभावकों को देखना, बच्चों को देखना, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। सबसे पहले मैं साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इसके लिए मेरे विद्यालय को चुना। और जहां तक आपका प्रश्न है कि कितना चैलेंज आप ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने में करते हैं, देखिए साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए शहर का रूप देने का प्रयास मेरी संस्था ने किया है। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है। शहर की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये भी रियल ट्रूथ है। तो हम लोग लगे रहते हैं, जब एक बार संकल्प ले लिए हैं कि नहीं मुझे ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय का संचालन करना है, कई प्रकार की संघर्ष का सामना करते हुए हम उसका काम करते हैं और बहुत ही बखूबी तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और हर सुविधा के साथ विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। इतने वर्षों से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अनुभव जी, तो कभी आपको ऐसा भी गर्व महसूस भी होता होगा अपने बच्चों को देख के, जब वो उनका अंक देखकर या किसी क्षेत्र में अगर वो सफल होते हैं, तो ये ऐसा कब हुआ या ऐसा कोई अगर बात है तो आप बताइए। देखिए साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। आपका पहला प्रश्न का उत्तर मैंने पूरा नहीं दे पाया। संघर्ष काफ़ी है, अभिभावकों का भी सहयोग, जो शहर के अभिभावकों का सहयोग होता है वैसा सहयोग ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से नहीं मिल पाता है। इसका थोड़ा खामियाजाना बच्चों पर भी जाता है उसका, क्योंकि बच्चों पे जब तक अभिभावक अपना समय नहीं देंगे, विद्यालय के एक्टिविटी से अगर अभिभावक नहीं जुड़ेंगे, तब तो सर्वांगीण विकास बच्चों का नहीं हो सकता है। और हमारा यह मानना है कि हमारे जितने भी बच्चे साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, मैं शहर के किसी भी विद्यालय के बच्चे से हमारे बच्चे कम नहीं हैं। आप खुद आते हैं हमारे यहाँ, हर तरह की सुविधा है, हर तरह का एक्टिविटी हम विद्यालय में कराते हैं। इसीलिए कराते हैं कि शहर के बीच में यह मैसेज जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी में भी प्रतिभा की कमी नहीं होती है। इसलिए कमी नहीं होती है क्योंकि वो संघर्ष को बड़ा नज़दीक से देखते हैं, और जब संघर्ष को लोग नज़दीक से देखता है तो उसको आभास होता है कि नहीं, अगर मेरे माँ बाप मेहनत से पैसा विद्यालय को दे रहे हैं तो हमारा जो मौलिक काम है पढ़ना, और अभिभावक का काम है बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान देना। शहर के बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में काफ़ी अंतर आपको दिखेगा। किस मामले में? हर मामले में, संस्कार से लेके, अनुशासन से लेकर के जमीनी स्तर पर। कौन बेहतर आपको लगता है? मुझे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा मुझे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लगते हैं, क्योंकि वो संघर्ष को नज़दीक से देखते हैं। और मतलब कि जिसके माता पिता मध्यम वर्ग के हैं, जिनके माता पिता किसान हैं, जिनके माता पिता के पास वैसी सुविधा उनको नहीं मिला, वो क्या अंतर दिखता है दोनों में, उन बच्चों की एक्टिविटी में या इन बच्चों की एक्टिविटी में? अंतर काफ़ी दिखता है। अंतर उनकी पढ़ाई में, मिसाल करके बताइए।
उनकी उनकी पढ़ाई में दिखेगा, उनके कल्चर में दिखेगा। जो संस्कार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सुबह से शाम तक मैं दे रहा हूँ, मेरी संस्था यहाँ तक करती है कि प्रत्येक अभिभावकों के घर पर जाती है संध्या काल में, मेरे स्टाफ जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ ये देखने के लिए कि अभिभावकों का जो दायित्व है वो दायित्व अभिभावक पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखते होंगे, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, मेरे बच्चे अगर स्कूल से छुट्टी होती है तो हम लोगों ने ऐसा संस्कार दिया है कि वो छुट्टी के बाद सीधे अपने घर जाएं। शहर के बच्चे आपको ऐसे नहीं होंगे, शहर के बच्चे बीच बीच में रुक के जाते हैं। ये संस्कार आपको शहर के स्कूलों में देखने को मिलता होगा क्योंकि आप शहर से जुड़े हैं। लेकिन आप जब गांव में आते हैं तो हमारे विद्यालय के भी बच्चों को देखे होंगे, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कराटे का वर्कशॉप था, एक भी बच्चे असेंबली में हिले नहीं सर। ये तो संघर्ष का ही देन है ना। बच्चे इस चीज को देख रहे हैं कि नहीं, हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा पता नहीं भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों को लगता है कि शहर के चाक चौंध में हम जाएं, लेकिन शहर के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में शांति भी है। गुरुकुल टाइप की शिक्षा की व्यवस्था मैंने किया है, मेरे सारे शिक्षक क्वालिफाइड हैं और हर एक एक चीज पर नजर रख। जब आप इतनी सुविधा दे रहे हैं अनुभव जी, तो फी में कितना अंतर है? शहरी क्षेत्र में जो फी है, अपना अपना ढंग होता है विद्यालय संचालन फिर परसेंटेज में क्या अंतर है? देखिए, इसको स्पष्ट रूप से बता पाना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि आप तो इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को बता पाना मुश्किल है क्योंकि हर जगह के माहौल के हिसाब से लोग फीस का निर्धारण करते हैं। मेरी जो फैसिलिटी है हम उस हिसाब से बच्चों का फीस लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि जिससे हमें भी नुकसान नहीं हो और मैं अपने शिक्षकों को जब आप कह रहे हैं कि मैं सारी सुविधा सेम देता हूँ, कोई अंतर नहीं है, तो फीस में क्या अंतर है? फीस में अंतर है सर, फीस में अंतर है कि हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके फीस का निर्धारण कर रहे हैं। हाँ ठीक है, शहर में जो चीज़ क्लास, जैसे मेरे पास क्लास 1 के जैसे बच्चे हैं, उनका फीस मान लेते हैं कि 500 रुपीज़ है, वही फीस आपको शहर के स्कूलों में 1200 रुपये 1500 रुपये लगते हैं, क्योंकि उनका स्कूल एसी का होता है, हर तरह का स्मार्ट क्लास है। लेकिन हम लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद में देखते हैं कि नहीं, हम गांव में चला रहे हैं, हमें बस स्कूल की व्यवस्था मेंटेन हो जाए, हम उसके लिए ही फीस लेते हैं। शिक्षकों को सही समय पर वेतन दे, इसके लिए मेरा प्रयास रहता है। आजकल बच्चों में 10th के बाद एक थोड़ा सा अलग सवाल भी है, कुछ क्राइम भी देखने को मिलता है। बच्चों की जो मानसिकता है, मतलब पढ़ते कम है और उल्टा सीधा ज़्यादा सोचते हैं। उन बच्चों को आप क्या कहेंगे या उनके अभिभावकों को आप क्या कहेंगे, किस रूप में कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सच्चाई बात आपने कहा कि जब बच्चे 8 के बाद जैसे ऊपर जाते हैं 9-10 में, तो उनको स्वतंत्रता चाहिए। और मैं भी इधर निकट भविष्य में देख रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के कई ऐसे बच्चे हैं, मैं इस बात को बोलने में गुरेज नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसमें अभिभावकों का सहयोग मुझे नहीं मिला। हमारा विद्यालय 8 तक है, लेकिन मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं अपग्रेड करने की इच्छा जाहिर की तो बच्चों में, क्योंकि देखिए हमारा विद्यालय अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करता है, मेरी पैनी नज़र घर तक होती है। चाहे हमारे पास 1000 बच्चा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन जिस संकल्प के साथ साइंस सेंट्रल का विजन है कि एक एक बच्चे को देखना, मैं उस कर्तव्य पर काम करता हूँ। तो बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए। ये आप भी देखते हैं 9th-10th के बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता में अगर हनन अगर विद्यालय करता है तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता है, उसको बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। आजकल बच्चे को अभिभावक, बच्चे जो कहेंगे वही अभिभावक आज के टाइम में कर रहे हैं सर। पहले तो ऐसा नहीं था अनुभव जी, पहले तो अभिभावक जो कहते थे बच्चे वो करते थे। लेकिन ये जो जमाना लगता है कि बहुत ज़्यादा बदल गया। नहीं, जमाना तो बिल्कुल बदला है। हम लोग 21वीं सदी में हैं, सभी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है आज के टाइम में। हमने पूरे लॉकडाउन में सर, ये कितना नुकसान कर रहा है मोबाइल फ़ोन? आप समझे मेरी बात को। पूरे लॉकडाउन में सभी विद्यालय ने, चाहे वो किसी का भी विद्यालय हो, कहीं का विद्यालय हो, ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराया। जो शिक्षक हम लोग ऑनलाइन के लिए, मोबाइल के लिए विरोध करते हैं कि तुम्हें मोबाइल फ़ोन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम मोबाइल फ़ोन मत छुओ, आज हम उसी को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, तुम ऑनलाइन क्लास में जुड़ो। और ऑनलाइन क्लास में जितने भी सीनियर बच्चे जुड़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ने के सिवा कोई दूसरे चीज़ में व्यस्त हैं।
यही मैं कहना चाहता हूँ, इसी बात पे मैं बात करना चाहता हूँ आपको। जैसे मोबाइल ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल बच्चों को मिलता है, लेकिन वो कहीं और कुछ और देखने लगते हैं, जिससे क्राइम भी एक पैदा होता है इस मन में। बिल्कुल क्राइम पैदा भी होता है, बच्चों का माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो इसमें अभिभावकों का रोल अहम होता है, विद्यालय का रोल अहम होता है, क्योंकि देखिए ये विद्यालय के ही ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे का कल्चर और सोसाइटी किस तरीके का होगा। अभिभावकों के साथ विद्यालय का भी ये दायित्व है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चे अच्छे करते हैं तो कप्तान को ताली मिलती है कि नहीं, इस विद्यालय में ऐसी शिक्षा और ऐसी संस्कार दी जा रही है। तो मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल परहेज करने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन क्लास फिर कैसे होगा? ऑनलाइन क्लास से क्या बेनिफिट है सर, ये आप भी देख करके बताइए। ऑनलाइन क्लास से कोई बेनिफिट हमको नज़र नहीं आता है, और हमारा संस्था ये बोलने में कहीं गुरेज नहीं करेगा कि ऑनलाइन क्लास फिजिकल क्लास के बनिस्बत बराबर हो सकता है। ये कभी संभव ही नहीं है। एक धोखा भी है वो। धोखा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समय का मांग है। अब कोरोना जैसा बीमारी आ गया तो उसमें संस्था वाले अगर कनेक्शन अगर नहीं करते तो इसमें भी थोड़ी दिक्कतें होती संस्था को भी, लेकिन उसको एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कराई गई, लेकिन ये सफल नहीं कहा जा सकता। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को आप? मेरे तरफ से अभिभावकों से बस एक ही डिमांड है, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हर सुविधा दे रहा है। अभिभावक बस अपने बच्चों की गतिविधि पर नज़र रखें। आज के समय का जो मांग है, उस समय के मांग को देखते हुए बच्चों के एक्टिविटी से लेकर के फ़ोन से लेकर के हर चीज़ पर नज़र रखें। विद्यालय से जुड़ें, शिक्षकों से जुड़ें, अपनी समस्या को बताएं, ताकि बच्चों में सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनका उज्जवल भविष्य भी हो, संस्कार का भी निर्माण हो और अनुशासन का भी निर्माण हो। मोबाइल फ़ोन बच्चों को न दें। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं दें। मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल परहेज करने की आवश्यकता है। आप खुद जानते हैं फ्री फायर गेम बच्चे खेलते हैं और कितना इसमें इंसिडेंट हो रहा है, ये तो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। किसी को एडिक्शन हो जाता है। मोबाइल में बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जो बच्चे खोल कर देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि बच्चे पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं कि नेगेटिव देख रहे हैं? क्योंकि कितना % आप मानते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही करते होंगे? नहीं सर, ये बिल्कुल मतलब कि आपका बात 100% सही है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाते हैं और अनेक वैकल्पिक काम करते हैं। ये तो आपको दिखता होगा, चाहे वो किसी ये पढ़े एकदम रियल ट्रुथ है। और इस ट्रुथ को हम तभी बदल सकते हैं जब तक अभिभावक की पैनी नज़र बच्चों पर नहीं हो। अभिभावक में चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, बच्चे को साथ में बैठाएं। अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ है। नज़र रखें, और नज़र जब रखेंगे तो बच्चे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी, आपने समय दिया और हम लोगों से बात किया, बहुत अच्छा लगा। तो सभी अभिभावकों को मोबाइल फ़ोन से परहेज़ करने की बात अनुभव जी कह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक शहरी स्कूल में सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। फी स्ट्रक्चर शहरी स्कूल से बहुत ही कम है, जिससे निश्चित तौर पर साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल आसपास के इलाके के तमाम बच्चों को एक शानदार शिक्षा मुहैया करा रहा है। निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे इधर से निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन ज़रूर करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।